ठीक है, आज का जो एडिटोरियल है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और क्या है हेडिंग? गोइंग डाउन हिल, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डाउन हिल मतलब नीचे की तरफ जाना। देखिए, डाउन नीचे और हिल मतलब माउंटेन पहाड़। तो किसी पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऑन द ईरान वॉर, यूएस स्ट्रैटेजी। किसके ऊपर बात होगी आज? ईरान वॉर और यूएस स्ट्रैटेजी जो थी कितनी कामयाब रही, ट्रम्प कितने कामयाब रहे ईरान की वॉर के अंदर, वो हम सब देखेंगे। लेकिन जो हेडिंग है उससे लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 1 वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है एस्केलेटरी। एस्केलेटरी है ना। और आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे TORY आ रहा है। TORY क्या है? TORY। ठीक है, तो क्या होता है ये? एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स किसको डोनेट करते हैं? एडजेक्टिव्स को। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग देख लेते हैं इसका। जितना आसानी से मैं आपको समझा सकती हूँ इस वर्ड को, मैं उतना ही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके नोट्स, आपकी PPT, आपकी स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इजी वे में बनाऊँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आ जाए। और इस वाली जो वीडियो में आज की लाइव क्लास में मैंने जो है एडिटोरियल का ब्रेक डाउन किया है, मतलब आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगी जब मैं एडिटोरियल समझाऊँगी। तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन आंसर भी थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट के हैं। चलिए पहले इसका जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी और सीरियसनेस। ठीक है, क्या करना? इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, या सीरियसनेस होना, है ना, बढ़ाने वाला, तीव्र करने वाला, तेज करने वाला। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए। इंटेंसिफाइंग, तीव्र करने वाला, तेज करने वाला। ठीक है, एग्रेवेटिंग, बढ़ाने वाला। हाइटनिंग, ऊंचा करने वाला, है ना, हाइट, हाइट की बात हो रही है ना, ऊंचाई की। वर्सनिंग, खराब करने वाला। एम्पलीफाइंग, बढ़ाने वाला। एंटोनिम्स देखते हैं जल्दी से, ऑपोजिट्स जो होते हैं। डिक्रीजिंग, घटाने वाला। रिड्यूसिंग, मिटिगेटिंग। देखिए मिटिगेटिंग, ये तो हमने सुना है। डिक्रीज, रिड्यूस, ये तो हमने सुना है। मिटिगेटिंग एक नया वर्ड आ गया, कम करने वाला। ठीक है, ईजिंग, हल्का करने वाला। काल्मिंग, शांत करने वाला। फाइन, चलिए अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में इस एक्सक्लेटरी वर्ड को। यूज़ इन आंसर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस और कन्फ्लिक्ट्स। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, कन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे, तो आप एक्सक्लेटरी वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे? एक्सक्लेटरी एक्शंस बिटवीन नेशंस ऑफन रिड्यूस डिप्लोमेटिक स्पेस एंड इंक्रीज इंस्टेबिलिटी। फाइन, नेमोनिक देखिए। एस्केलेटर, आपको पता ना, आप मॉल्स में जाते हैं या कहीं भी अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो एक्सलेटर होता है, एक ऊपर जाने वाला हो, एक नीचे आने वाला। तो एक्सकेलेटर यहाँ आप देखिए गोज अप, जो ऊपर जा रहा है उस वाले एक्सलेटर को इमेजिन करिए। सिचुएशन गोज अप, वर्स मतलब कोई भी सिचुएशन बहुत ऊपर चली गई है, वर्स हो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप निमोनिक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू इस वर्ड को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए सेकंड पे आ जाइए, रिपारेशंस। ठीक है, रिपारेशंस क्या है? इसकी ग्रामर देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। अगर आप देखेंगे TION है लास्ट में, तो ये क्या होता है? नाउन। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ पहले भी कि जहाँ पे भी TION आएगा, शन वाली बात होगी, तो वो क्या है? नाउन है। क्या मतलब होता है इसका? कंपेंसेशन फॉर डैमेज और लॉस। ठीक है, कंपेंसेशन करना किसी डैमेज का या लॉस का, हर्जाना या मुआवजा देना। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, हर्जाना, मुआवजा, कंपेंसेशन। सिनोनिम्स देखिए। कंपेंसेशन, इंडेमिटी, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन, डैमेजेस, रिड्रेस, सुधार, भरपाई। ऑपोजिट क्या होंगे? एंटोनिम्स क्या होंगे? पेनल्टी, लॉस, हार्म, इंजरी, डेप्रीवेशन। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। ठीक है, अब देखें कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड्स को। यूजफुल इन पोस्ट वॉर और ग्लोबल जस्टिस टॉपिक्स। जितने भी पोस्ट वॉर या ग्लोबल जस्टिस के टॉपिक्स होते हैं वहाँ आप यूज़ करेंगे। डिमांड फॉर रिपारेशंस ऑफन कॉम्प्लिकेट्स पीस नेगोशिएशंस। फाइन, नेमोनिक कैसे याद रख सकते हैं? रिपेयर, रिपारेशंस, मनी टू रिपेयर डैमेज। ऐसा मनी जो रिपेयर कर सकते हैं जिससे हम डैमेज को। अगर आप इस वर्ड को सिर्फ रिपार तक देखिए, पढ़ने में रिपारेशन हम जब बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है इसकी? रिपारेशंस। तो रिपेयर वर्ड तो ऑलरेडी इसमें आधा निकल ही रहा है ना, यहाँ तक रिपार तक देखें तो इसको लिए आप समझ लो रिपेयर करना। ठीक है, किसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए मनी देना। थर्ड है असैसिनेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन काफ़ी यूज़ होता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। क्या है ये? नाउन है। देखिए शन लगाए तो क्या है? नाउन। TION है लास्ट में। क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। किसी
महत्वपूर्ण इंसान को मार देना पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ठीक है। हत्या राजनीतिक दर पे, कोई वो विशेष रूप पे कोई वो राजनीतिक दर पे हो, ठीक है, और उसको मार देना, हत्या कर देना। सिनोनिम्स देखिए, मर्डर, एग्जीक्यूशन, स्लेइंग, एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेट करना, स्ले करना, किलिंग, मारना, बहुत इजी है। एंटोनिम्स देख लीजिए, ऑपोजिट्स क्या होंगे, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड, सुरक्षित रखना, सेफ और गार्ड, इसको देखिए, सेफ और गार्ड अलग अलग देखेंगे तो जब भी समझ में आ जाएगा आपको ये वर्ड। प्रिजर्वेशन, सेविंग, बचाना, डिफेंस, रक्षा करना, ठीक है। चलिए देखें किस तरह से इसको यूपीएससी वाले बच्चे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इन सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स आंसर्स, कहाँ यूज़ करेंगे आप, सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स आंसर्स के अंदर। पॉलिटिकल असैसिनेशंस कैन डीस्टेबलाइज एंटायर रीजन्स, जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हैं वो डीस्टेबलाइज कर देते हैं पूरे रीजन को। फाइन। नेमोनिक देखिए, असैसिन, पर्सन हु किल्स, असैसिन, असैसिनेशन को हम अगर आगे से TION हटा दें, असैसिन पढ़ें तो उसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु किल्स, जो मारता है, मारने वाला, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो मारता है। असैसिनेशन बना है असैसिन से, तो असैसिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक्ट ऑफ किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग, एक्शन जो हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। पर्सन जो मारता है और उसके साथ एक्शन अगर हम करना चाहेंगे, उसका एक्शन मारने का, तो क्या हो जाएगा, असैसिनेशन। दो वर्ड्स मिल जाएंगे, असैसिन के अंदर शन लग जाएगा, नेशन वाला वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फोर्थ वर्ड पे आ जाइए, सैंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंक्शंस, राइट, क्या मतलब होता है इसका, ये वर्ड बहुत आता है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, हम बहुत ज़्यादा इस वर्ड को सुनते हैं, समझते हैं। देखिए ये पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। याद रखिएगा ये नाउन होता है और इसका कोई सफिक्स क्लू नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एज अ नाउन या वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। चलिए मीनिंग देखते हैं। ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन अनदर, ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जाते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो करती है, उसे क्या बोलते हैं, सैंक्शन। प्रतिबंध लगाना, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिबंध लगाना। देखिए मैंने हिंदी में आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करा है कुछ कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ताकि जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं या जिनको हिंदी में ही समझ में ज़्यादा आसानी से आता है, तो ताकि वो भी आसानी से समझ सकें, या फिर प्रतिबंध वर्ड को सैंक्शन समझ के याद कर सकें, है ना। कभी कभार हमें इंग्लिश में वर्ड्स का मीनिंग याद नहीं होते, वर्ड मीनिंग्स, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, हिंदी मीनिंग भी दे दिया आपको। प्रतिबंध का मतलब सैंक्शन, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। सिनोनिम्स देखिए, पेनल्टीज, दंड, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, एम्बार्गो, व्यापार रोक, एम्बार्गो देखिए कितना अच्छा वर्ड है, एम्बार्गो। अगर आप एम्बार और गो करेंगे तो मतलब व्यापार का रोक करना। बैन तो हमारा बहुत आसान वर्ड है, प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिशन, महानी, ठीक है। प्रोहिबिशन देखिए यहाँ पे, रोकथाम करना, मनाही करना, प्रतिबंध लगाना, दंड, ये सब आएंगे, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे सैंक्शंस के। अब देखते हैं ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स। अप्रूवल, स्वीकृति, परमिशन, अनुमति, सपोर्ट, समर्थन, अलाउंस, इजाज़त, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सब हैं ऑपोजिट्स। अप्रूवल, है ना, परमिशन, सपोर्ट, अलाउंस, फ्रीडम, ठीक है। चलिए यूपीएससी वाले बच्चे देखें कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एक कहाँ यूज़ होगा ये, आईआर आंसर्स में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की शॉर्ट फॉर्म IR। इकोनॉमिक सैंक्शंस आर ऑफन यूज्ड एज टूल्स ऑफ कोएर्सिव डिप्लोमेसी, ठीक है जी। नेमोनिक देखिए, सैंक्शंस को हम कैसे याद कर सकते हैं, साउंड लाइक स्टॉप एक्शन। अगर हम स्टॉप एक्शन बोलेंगे, वर्ड स्टॉप एक्शन, तो ऐसा लग रहा है सैंक्शन, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, स्टॉप एक्शन या स्टॉप ट्रेड, ठीक है। और इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं, सैंक्शन को। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी यूज़ होता है काफ़ी बार, एडिटर्स इसको यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आर्टिकल्स में। क्या है, नाउन है, देखिए आगे TION लगा हुआ है, ऑब्वियसली नाउन होगा ये। पार्ट ऑफ स्पीच, क्या मतलब होता है इसका, स्टेट ऑफ होपलेसनेस और अर्जेंसी, निराशा, हताशा, है ना, होपलेस हो जाना या अर्जेंसी फील करना, ये सब आता है किसमें, डेस्परेशन में। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, होपलेसनेस, निराशा, डिस्ट्रेस्ड, कष्ट, पैनिक, घबराहट, है ना, ये तो बहुत आसान वर्ड है, पैनिक, एंजाइटी, चिंता, टेंशन, एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, सब इसी के अंदर आ रहे हैं, डेस्परेशन के अंदर। डिस्पेयर, हताशा, सैड, है ना, तो सभी हो गए क्या, सिनोनिम्स डेस्परेशन के। अनहैप्पी। चलिए एंटोनिम्स पे आ जाइए, ऑपोजिट्स देखते हैं। होप, आशा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काल्मनेस, शांति, एश्योरेंस, विश्वास, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, है ना, ऑप्टिमिस्टिक,
अच्छी सोच रखने वाला, तो ये सब आ जाएगा हमारा ऑपोजिट्स में। चलिए कैसे यूज़ करेंगे, आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में। देखिए ऐसे राइटिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, आपको जीएस के आंसर्स भी लिखने होते हैं, तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको आप, लीडरशिप और क्राइसिस की जब आप बात करेंगे। ठीक है, डेस्परेशन ऑफन लीड्स पॉलिसी मेकर्स टू टेक इरेशनल डिसीजंस। ठीक है, चलिए निमोनिक देखिए, डेस्परेट, नो होप। देखिए डेस्परेट का मतलब जो होता है ना, सिर्फ अगर TION ना लगाएं हम, तो सिर्फ डेस्परेट का मतलब होता है नो होप, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं। ठीक है, उसके बाद डेस्परेशन अगर हम कर देंगे इसको एज अ नाउन बना देंगे, तो एक्सट्रीम नो होप, मतलब एक तो होता है कि कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, लेकिन डेस्परेशन का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल भी कोई आशा नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है हमें आगे तक, कोई हमें दूर दूर तक यहाँ पे कोई हमें आशा वाली बात नहीं दिख रही, कोई हमें रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा दुखीपन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना। ठीक है, तो चलिए फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाइए। क्या होते हैं, वर्ब्स और प्रेपोजिशंस या एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ मिलकर एक नया वर्ब, फ्रेजल वर्ब फॉर्म होता है और मतलब भी चेंज हो जाता है, जैसे लुक फॉर, गिव अप। चलिए आज के रिटोल से देखते हैं क्या है फ्रेजल वर्ब्स। एंड अप, पहला कौन सा, एंड अप। क्या मतलब होता है इसका, टू फाइनली रीच अ रिजल्ट ऑफन अनएक्सपेक्टेड, ऐसे रिजल्ट तक पहुंचना जिसकी एक्सपेक्टेशंस ना हो, अंत में किसी स्थिति में पहुंच जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द कन्फ्लिक्ट में एंड अप कॉजिंग मोर हार्म देन एक्सपेक्टेड। कन्फ्लिक्ट ने क्या करा, ऐसे एंड अप हुआ, एंड अप ऐसे इस तरह से हुआ, कॉजिंग मोर हार्म देन एक्सपेक्टेड, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हार्म हो गया जितना सोचा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लुक फॉर। फ्रेजल वर्ब क्या है, लुक फॉर, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, कुछ खोजना, तलाश करना। देखिए नीचे भी मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है, खोज करना, तलाश करना, ताकि आपको जो ये फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर आसानी से समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, द US शुड लुक फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन इंस्टीड ऑफ वॉर। US को कैसे करना चाहिए, वॉर का सुझाव कैसे निकालना चाहिए, लुक फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल सॉल्यूशन देखना चाहिए, वॉर नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिक्स प्रपोजिशंस, इन टॉक्स विद, अब यहाँ देखिए इन टॉक्स के साथ यहाँ लगाया विद। इन टॉक्स विद क्या मतलब होता है, इन डिस्कशन और नेगोशिएशन विद समवन, किसी के साथ बातचीत करना। ठीक है, बातचीत होना। एग्जाम्पल देखिए, द US इज इन टॉक्स विद ईरान टू एंड द कन्फ्लिक्ट। US किसके साथ है, बातचीत करने में लगा हुआ है, किसके साथ, ईरान के साथ, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो सके, लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके, वॉर एंड हो सके। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम, विड्रॉ के साथ क्या लगा हुआ है, फ्रॉम, फिक्स प्रपोजिशन, टू लीव और रिमूव वन सेल्फ फ्रॉम समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को हट जाना, किसी चीज़ से दूर हट जाना। ठीक है, बाहर निकल जाना। ठीक है, किसी एग्रीमेंट की बात हो, प्लेस की बात हो, इस तरह से किसी चीज़ से बाहर निकल जाना या दूर हट जाना। एग्जाम्पल, ईरान में विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रीटी इफ टेंशन राइज फर्दर। ईरान क्या होगा, विड्रॉ कर देगा किससे, न्यूक्लियर ट्रीटी से, अगर टेंशन ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से दो यहाँ से यहाँ पे आज के रिटोरियल फिक्स प्रपोजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्लॉज टेस्ट में। इनफैक्ट अगर जितने भी दूसरे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस कि इसमें एरर डिटेक्शन आ जाता है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, फिलर्स आ जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फिक्स प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको चूज़ करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पैसेज भी समझ में आएगा अभी आपको, जो मैं आपको कराऊंगी एडिटोरियल, और इन द सेंस दूसरे क्वेश्चंस में भी आपको फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशन, जार्गन्स, कोलोकेशंस पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलोकेशन आ गया है। कोलोकेशन क्या होते हैं, नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, साथ साथ बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, नेचुरली यूज होते हैं। ठीक है, खास तौर पे फॉर्मल इंग्लिश में, एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ अगर आप टीवी में सुनते हैं इंग्लिश न्यूज़, तो उसमें भी ऐसे ही बोली जाते हैं। तो ये आप देखिए समझिए, यहाँ पे जो दो मैंने लिए हैं एडिटोरियल से लिए हैं, क्योंकि अगर आप इनका मतलब समझ जाएंगे तो आप अपने आंसर भी फॉर्मल लिख कर आ सकते हैं, अच्छी राइटिंग में लिखा जा सकते हैं, राइटिंग स्टाइल जो है, राइटिंग आपका फॉर्मेट है वो अच्छा हो सकता है। और सेकेंड चीज़ ये, अगर इस तरह से कोई भी पैसेज आपके एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसको समझ सकते हैं, उस टर्म को समझ सकते हैं, उसको, उस कॉलोकेशन को समझ सकते हैं। चलिए, ग्राउंड इन्वेजन refers to sending many troops physically into another country to for a void। ठीक है, क्या किससे रिफर कर रहा है ये एडिटोरियल में, सेंडिंग आर्मी ट्रूप्स को फिजिकली भेजना दूसरी कंट्री में, किस लिए, फाइट के लिए, वॉर के लिए। देखिए फॉर्मल इंग्लिश में इन्वेजन जो है इज मोस्ट कॉमनली यूज विद ग्राउंड, हमेशा जो इन्वेजन है ना वो ग्राउंड के साथ यूज होता है, खास तौर से टू स्पेसिफाई लैंड बेस्ड मिलिट्री एक्शन। जब हमें बताना हो लैंड बेस्ड मिलिट्री एक्शंस बताने हो, तो हमेशा जो है इन्वेजन किसके साथ आएगा, ग्राउंड के साथ आएगा। देखिए ग्राउंड इन्वेजन दोनों साथ साथ आए, हमेशा हम बोलते हैं ग्राउंड इन्वेजन, कभी भी हम लैंड अटैक स्टैंडर्ड जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में नहीं यूज करेंगे।
क्या यूज़ करेंगे? ग्राउंड इन्वेजन। एग्जाम्पल देखिए, द ग्राउंड इन्वेजन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। बेस्ट एग्जाम्पल है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। ये बहुत आता है वर्ड, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या मतलब है आज के एडिटोरियल से? रिफर्स टू अ कंट्री स्ट्रेंथ, वेपन्स एंड एबिलिटी टू फाइट वॉर। किसी कंट्री की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसके पास वेपन्स कितने, उसके पास आर्मी कितनी है ना लड़ने के लिए, उसकी एबिलिटी कितनी है लड़ने के लिए। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटी तो आप जानते हैं, तो मिलिट्री और कैपेबिलिटीज़ साथ में मिल जाते हैं। अब देखिए, द वर्ड कैपेबिलिटीज़ नेचुरली कोलोकेट विद मिलिट्री। हमेशा जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो हमेशा कोलोकेट किसके साथ होता है? किसके साथ आता है? मिलिट्री के साथ। किसमें? डिफेंस में। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक्स, जब बात हो डिफेंस की या आईआर की, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की टॉपिक्स की बात हो तो इस तरह से आते हैं ये वर्ड्स। हमेशा हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ लिखेंगे, कभी भी हम आर्मी एबिलिटीज़ नहीं लिखेंगे फॉर्मल यूजेज में, ठीक है ना, बोलेंगे ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। फाइन। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री इज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू इंश्योर सिक्योरिटी। कंट्री क्या कर रही है? अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथ आउट कर रही है ताकि इंश्योर कर सके हाँ हमारी पूरी सिक्योरिटी है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और देखते हैं कि क्या किस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या आप बड़े सेंटेंस को किस तरह से छोटा करके लिख सकते हैं। सो फाइन, वी आर ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फर्स्ट है बेलिग्रेंट। ये वर्ड बहुत यूज होता है, आपकी वोकैबुलरी के लिए भी बहुत अच्छा है। अ नेशन और पर्सन दैट इज एंगेज इन वार और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक नेशन या कोई पर्सन जो एंगेज हो वॉर के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? बेलिग्रेंट। देखिए देखिए, लड़ाकू स्वभाव वाला, युद्ध में शामिल देश, वन वर्ड इसका क्या होगा? बेलिग्रेंट। सेकंड देखिए, सीज फायर। ये भी बहुत आता है ना वर्ड, सीज फायर। एन एग्रीमेंट टू टेम्पररी स्टॉप फाइटिंग। ऐसा एग्रीमेंट जो स्टॉप कर दे फाइटिंग को, लेकिन कैसे? टेम्पररी, नॉट परमानेंट, ठीक है। लड़ाई रोकने का समझौता, उसे क्या बोलते हैं? सीज फायर। पार्ट 3 इडियम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिगिंग डीपर इनटू द होल फ्रॉम द एडिटोरियल, ठीक है। डिगिंग डीपर इनटू द होल, किसी होल में और नीचे तक खुदाई करना, ठीक है। डिगिंग डीपर, नीचे तक जाना और गहराई में जाना। मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय कंटिन्यूइंग रॉन्ग एक्शंस। गलत फैसलों में स्थिति को और ख़राब करना, ठीक है। गलत फैसले लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उसको और ख़राब कर देना, उसे क्या बोलते हैं? डिगिंग डीपर इनटू दी होल। एग्जाम्पल देखिए, बाय इग्नोरिंग एडवाइस ही केप्ट डिगिंग डीपर इनटू दी होल। उसने क्या करा? जो एडवाइस दी जा रही थी उसको इग्नोर कर दिया, और क्या हुआ? उसने क्या करा? जो सिचुएशन थी उसे और ज़्यादा ख़राब कर दिया, एडवाइस को नहीं सुना। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, नो इजी एग्जिट। नो इजी एग्जिट, नो सिंपल और क्विक वे टू गेट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आसान समाधान या बाहर निकलने का रास्ता ना होना, ठीक है। बाहर निकलने का आसानी वाला कोई रास्ता ना मिलने को क्या बोलते हैं? नो इजी एग्जिट। एग्जाम्पल देखिए, वंस द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड देयर वॉज नो इजी एग्जिट फॉर ईदर साइड। एक बार कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ गए तो कोई इजी एग्जिट नहीं मिलेगा, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। दीज आर द इडियम्स। जार्गन्स पे आ जाइए। क्या मैंने आपको हर बार बताया है और अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जार्गन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में यूज होते हैं, जैसे लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में कौन से आए? तो सैंक्शंस है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ये एक जार्गन भी है। ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन अनदर टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, है ना। रिस्ट्रिक्शंस लगाना, एक कंट्री जो दूसरे कंट्री पे लगाती है, प्रतिबंध लगाना, हिंदी मैंने आपको बताया था। एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड टू प्रेशर द कंट्री टू चेंज इट्स पॉलिसीज, ठीक है। सेकेंड है न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट jargon। अ कंट्रीज प्लान एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स, ठीक है। कंट्री का कोई प्लान या एक्टिविटीज ऐसी होना, किससे रिलेट करना? डेवलपमेंट में, किस चीज़ के? न्यूक्लियर एनर्जी या वेपन्स में, उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्रोग्राम में आएगी वो सारी चीज़ें। कोई प्लान बना रही है कंट्री या कोई एक्टिविटी कर रही है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा या हथियारों के विकास से संबंधित योजना को क्या बोलते हैं? परमाणु कार्यक्रम। न्यूक्लियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। एग्जांपल देखिए, द कंट्री फेस ग्लोबल क्रिटिसिज्म ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। कंट्री क्या फेस कर रही है? ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, किस चीज़ के ऊपर? न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। चलिए, दिस इज योर एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इसको आप रीड करिए, आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। उसके बाद मैं आपको सेंटेंस वाइज हर एक सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करके मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
ताकि आपको सेंटेंस वाइज इसलिए क्योंकि देखिए आपको ना पार्सिंग की टेक्निक भी आनी चाहिए, ग्रामेटिकल कैसे सेंटेंस लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया गया है एक सेंटेंस को, और उसके पीछे की कितनी सारी बातें होती हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, वो हम समझेंगे जब हम इसके बाद ब्रेक डाउन करेंगे हर एक सेंटेंस का। जल्दी से आपको समझ लीजिए, सारे जो हमने पीछे वोकैबुलरी करी वो इसमें यहाँ पे यूज़ हुई है, और आगे हम पढ़ेंगे तो उसको और समझेंगे, ठीक है। देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। जल्दी से रीड करें आप इसको। फाइन, आपने रीड कर लिया सबने। गिव्स मी अ थम्स अप। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप करिए, यस मैम लिखिए कि हाँ मैम वी ऑल रेड इट अप कि हाँ मैम हमने रीड आउट कर लिया है। चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फास्ट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस कर लें। चलिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये है पूरी एडिटोरियल के नोट्स मैंने आपको यहाँ बना के दिए हैं, और किस तरह से हम सेंटेंस वाइज ब्रेक डाउन करेंगे उसको समझेंगे। देखिए सिर्फ सेंटेंस को ऊपर ऊपर से समझना नहीं होता। एडिटोरियल में ना हमें बहुत सारी चीज़ें ना रहस्य में ही मिलती हैं, खजाने के तौर पे मिलती हैं, मतलब हमें उनको खोजना होता है, सुलझाना होता है, पजल होता है एडिटोरियल, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारे हिस्ट्री, फैक्ट्स, पॉलिटिक्स छुपी हुई होती है, ठीक है। वो भी हमें देखना है। करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं वो भी हमें देखना है, न्यूज़ न्यूज़ के हिसाब से, एडिटोरियल के हिसाब से। क्योंकि देखिए जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सा भी हो, तो वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही ज़्यादातर आते हैं। तो पैसेज मतलब सिर्फ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज नहीं है ये इंग्लिश में। ये जो है एक तरह से आपके करंट अफेयर्स भी हैं, आपके फैक्ट्स भी हैं, देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये वो भी है। आज जो बात हो रही है देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी बात हो रही है, इंडिया से इसका कोई मैटर नहीं है। फाइन, तो यहाँ बात होगी सिर्फ ईरान की और यूएस की। तो चलिए इसको समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंस वाइज, और जब मैं सेंटेंस पढ़ूंगी आप देखेंगे किस तरह से वो लिखा गया है, ग्रामर भी उसकी समझेंगे। President Donald Trump has made several self-contradictory statements ever since the US and Israel attacked Iran on February 28, making it increasingly difficult to take anything that he says about the war seriously. अब यहाँ देख लीजिए, पहला अटैक कब हुआ था? February 28 तो शुरू हुई थी लड़ाई। अब इस सेंटेंस में देखिए तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स कॉजिंग कंफ्यूजन। सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग बातें अलग अलग टाइम पे बोल रहे हैं, और लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। उससे क्या हो रहा है? पीपल एंड अलाइज कैन नॉट प्रेडिक्ट यूएस एक्शन। जो लोग हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और एलीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि यूएस अब कौन सा एक्शन लेने वाला है।
दिस रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएस लीडरशिप इन द रीजन। उसकी वजह से क्या होता है, जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसका जो एक रोकथाम है, उसकी एक मजबूती है, वो कम होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है। देखिए, एक जब बात होती है ना किसी चीज़ की, मैं हूँ एक ज़्यादा टीचर फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको बता रही हूँ तो मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, मेरी एक लीडरशिप है ना, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको सही से ना पढ़ाऊँ, या मैं आपको पहले वोकैबुलरी दूँ, पहले जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करा दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी से समझ लीजिए, मैं पहले क्वेश्चन आंसर्स कराऊँ, फिर वोकैबुलरी कराऊँ, समझ लीजिए इस वीडियो का मैं फॉर्मेट ही चेंज कर दूँ, तो आप भी सोचेंगे कि मैम क्या कराना चाह रही हैं, राइट। तो इस तरह से ही हो रहा है कि यूएस जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसकी लीडरशिप जो है रीजन में कम होती जा रही है। सेकंड सेंटेंस पे आ जी, इन द अर्ली डेज ही इंसिस्टेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुड एंड सून बट इट हैज नाउ एंटर्ड इट्स सेकंड मंथ। क्या हुआ, यूएस एक्सपेक्टेड द वॉर टू बी शॉर्ट। यूएस ने क्या सोचा था कि भाई जो वॉर होगी बहुत शॉर्ट होगी, इधर उधर हम धमाके करेंगे, गल्फ नेशंस पे कर देंगे इधर उधर, और जो है हमारे हाथ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, वॉर जो है बढ़ती जा रही है। ईरान रेजिस्टेड स्ट्रांगली सो वॉर इज प्रोलॉन्ग। ईरान ने जो है रजिस्ट करा है बहुत स्ट्रांगली, मतलब रिप्लाई करा है, ठीक है, हर चीज़ का उसने रिप्लाई करा। अगर धमाका हुआ इधर ईरान में, उसने बॉम्ब गिराए, मिसाइल अटैक किया, तो उसने भी मिसाइल अटैक करा, फाइन। तो ये वॉर जो है इसलिए बढ़ती गई। लॉन्गर वॉर्स इंक्रीज कॉस्ट एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स। जो लॉन्गर वॉर्स होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और पॉलिटिकल प्रेशर मतलब दूसरी कंट्रीज पे भी प्रेशर बन जाता है, ग्लोबल इफेक्ट होता है इस चीज़ का, अगर कहीं पे भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही हो, और यहाँ पे जो वॉर है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, थर्ड सेंटेंस में आ जाइए एडिटोरियल के। ऑन मार्च 21 he threatened to strike Iran's power plants in 48 hours unless Tehran reopened the Strait of Hormuz। ठीक है, आप ये देखेंगे ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था और मैंने आपको पूरा वो समझाया था। अगर आपने मेरी वो वाली एडिटोरियल की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पूरा पैराग्राफ इसकी इसी के ऊपर था और एक्सप्लेन किया था विद क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें क्या बात हुई थी, यूएस ट्राई टू फोर्स ईरान टू कंप्लाई यूजिंग थ्रेट्स, ठीक है। अटैकिंग पावर प्लांट्स कैन अफेक्ट सिविलियंस एंड इकोनॉमी। अगर देखिए पावर प्लांट्स पे अटैक किया जाएगा तो क्या होगा, सिविलियंस और इकोनॉमी को नाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। शोज राइजिंग टेंशन एंड एस्केलेटिंग इन स्ट्रेटजी। और ये अगर इस तरह से बात करेंगे, ठीक है, जो यूएस है वो बोल रहा है कि 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाए, वरना जो है तेहरान पे अटैक किया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएंगी, ठीक है, एस्केलेशन हो जाएगा स्ट्रैटेजी के अंदर। एक्सलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सलेटर ऊपर जाने वाला, तो क्या होगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। तो ये नहीं करना है यूएस को, फाइन। इसकी जगह क्या करना है, पीस टॉक्स वगैरह करनी है। इस तरह से धमकियां नहीं देनी कि स्ट्राइक के ईरान के पावर प्लांट पे जो है 48 आवर्स में क्या कहते हैं हमला किया जाएगा, अगर तेहरान ने ओपन नहीं किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस तरह से हमें धमकियां नहीं देनी है, फाइन। ये बात हुई थी 21 मार्च को। आगे देखिए, द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल। अब जो वाटरवे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से सारा तेल वगैरह आता है, क्रूड ऑयल आता है हमारा, सब जगह एक्सपोर्ट होता है, वो किसके कंट्रोल में, ईरानियन कंट्रोल में है, ठीक है, ईरान के पास है। एंड मिस्टर ट्रंप हैज़ एक्सटेंडेड इट्स डेडलाइन ट्वाइस। और जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने 2 बार अपनी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टिल कंट्रोल्ड बाय ईरान, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कंट्रोल की जाती है ईरान के थ्रू, जो कि हमारा वाटरवे है, मैंने आपको बताया। यूएस कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो रहा है, यूएस जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा। एक्सटेंडिंग डेडलाइंस शोज यूएस प्रेशर इज नॉट इफेक्टिव। और जो ये डेडलाइंस एक्सटेंड हो रही हैं, इसके इसमें क्या शो किया जा रहा है, इसमें क्या बात सामने आ रही है कि जो यूएस है वो इफेक्टिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Despite his repeated claims that US forces destroyed Iran's military capabilities, Tehran continues to attack US bases in the Persian Gulf and Israel। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें क्या मतलब हुआ, जो ईरान है स्टिल अटैकिंग डिस्पाइट यूएस क्लेम्स। ईरान फिर भी अटैक कर रहा है यूएस के बावजूद, उसको यूएस ने धमकी दे दी है, मना कर दिया है, पीस टॉक्स करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान जो है वो स्टिल अटैकिंग। शोज यूएस ओवर एस्टिमेटेड इट्स सक्सेस, ठीक है। ईरान मिलिट्री स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। ईरान की जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर। मैंने आपको बताया था मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हमेशा साथ में आएगा, है ना, ये हमने पढ़ा है अभी कोलोकेशन। तो देखिए जो मिलिट्री उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास जो वेपन्स है, उसके पास जो हथियार हैं, उसकी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ईरान की। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक
US media reported that an Iranian strike at the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia damaged at an elite E-3 Sentry AWACS aircraft and several KC-135 aerial refueling tankers. अब यहाँ बात हो रही है, ये जो सारी ऊपर बात थी, 5 पॉइंट जो थे, 5 पॉइंट्स में जो नोट्स मैंने आपको समझाए बनाए के दिए, ये सारी पास्ट की बात थी। अब बात हो रही लास्ट वीक की, अभी की, हाल फिलहाल की। क्या हुआ उसमें? प्रिंस सुल्तान एयरबेस वॉज हिट बाय ईरान। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हिट किया गया है ईरान के द्वारा। हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट पर डैमेज, हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए हैं। ईरान कैन टारगेट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स विद प्रिसीजन। ठीक है, ईरान जो है टारगेट कर सकता है इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स को प्रिसीजन के साथ। Mr. Trump now says that his administration is in talks with Iran and a deal is possible. वो क्या कह रहे हैं कि कोई डील पॉसिबल हो सकती है। Diplomacy is still being attempted. Both sides are looking for a way to reduce conflict. Talks suggest that neither side wants total escalation yet. कोई सुझाव नहीं निकल रहा, कोई बातचीत नहीं हो पा रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। But Iran says that it has got a US proposal to end the war and has made its counter proposal. ईरान क्या कह रहा है कि हमें यूएस का प्रपोजल मिला था, लेकिन उसने जवाबदेही नहीं करी। ईरान कंफर्म्स रिफ्यूजिंग, बोल दिया है कि मुझे यूएस का प्रपोजल मिला है, ईरान कह रहा है। लेकिन ईरान ऑल्सो सजेस्टेड इट्स ओन कंडीशंस, उसने अपनी कंडीशंस रखी हैं। और जो मैंने पहले आपको एडिटोरियल कराया था, जो मैं पहले की बात कर रही हूँ, उसमें मैंने बताया था आपको कि ईरान की क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसने सामने रखे थे। बोथ साइड्स आर नेगोशिएटिंग बट हैव बिग डिफरेंसेस। दोनों साइड नेगोशिएट कर रही हैं, दोनों के बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं। द यूएस वांट्स ईरान टू अबैंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस क्या चाह रहा है कि वो जो है ख़त्म कर दे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ईरान, और लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम एंड रीओपन द स्ट्रेट। तेहरान डिमांड्स वॉर रिपारेशंस, रिपारेशंस वर्ड आ गया देखिए, गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स एंड एन एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जो ये हमले हुए थे यूएस की तरफ से, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। वो चाह रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का, वो ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और मिसाइल अटैक बंद कर दिया जाए, और ओपन कर दिया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। ये सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। ईरान क्या डिमांड कर रहा है? कंपनसेशन। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? हमें कंपनसेशन चाहिए जो हमारा लॉस हो गया है मिसाइल अटैक्स की वजह से, सेफ गारंटीज चाहिए, और एंड ऑफ ऑल अटैक्स, और हमें कोई अटैक नहीं चाहिए आगे। द गैप बिटवीन डिमांड्स मेक एग्रीमेंट डिफिकल्ट। अब जो गैप आ रहा है एग्रीमेंट के अंदर, इसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी हो रही है। दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही, बात नहीं कर पा रही। आगे बढ़िए। एमिड डिस्प्यूट्स क्लेम्स अबाउट द टॉक्स, द यूएस इज ऑल्सो सेंडिंग मोर कॉम्बैट ट्रूप्स टू वेस्ट एशिया इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड अटैक। यूएस क्या कर रहा है अब? और एक्स्ट्रा ट्रूप्स सेंड कर रहा है। शोज प्रिपरेशन फॉर ग्राउंड वॉर, ऐसा दिखा रहा है कि हम ग्राउंड वॉर की तैयारी कर रहे हैं अब। एस्केलेशन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ बिगर कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एस्केलेशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, मतलब कन्फ्लिक्ट जो हैं वॉर के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, वर्स होते जा रहे हैं। और इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है? ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं पेट्रोल के दाम, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये हर जगह इफेक्ट हो रहा है इसका। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स टू हैव नो ईजी एग्जिट। अब देखिए, नो ईजी एग्जिट आ गया यहाँ पे, ईडीएम। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या सोच रहे हैं? अब कोई जो है वो फंस चुके हैं स्ट्रैटेजिक ट्रैप के अंदर। एंडिंग वार में लुक लाइक डिफीट। अब जो है इस वॉर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल लग रहा है, वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, नो ईजी एग्जिट। कॉन्टिन्यूइंग वॉर इंक्रीजेस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर वार इंक्रीज होगी तो क्या होगा? पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चलिए, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वॉज ओपन बिफोर ही लॉन्च द वॉर। सिचुएशन वॉज वर्सन्ड सिंस द वॉर स्टार्टेड। फिर से पहले की बात हो रही है, सिचुएशन बहुत वर्स हो गई थी। ईरान नाउ कंट्रोल्स द स्ट्रेट। यूएस में फेस लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी इफ इट्स एंड द वॉर नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडिंग द कन्फ्लिक्ट नाउ व्हाइल द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल वुड सीम लाइक अ डिफीट, विद ईरान कंट्रोलिंग स्ट्रेट स्टॉपिंग वॉर में अपीयर एज फ्यूचर। So wait a second, I will be back. Fine. So let's continue. Let me drink some water.
अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखा गया कि अगर आपको मैं ऐसे ही बोलूँ एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट नाउ वाइल, देखिए एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट नाउ वाइल द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल। पहले तो हम सेंटेंस लिख देते हैं एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं नाउ वाइल। ऐसे सेंटेंस से कंफ्यूज कर देते हैं जब हम पढ़ते हैं एडिटोरियल। द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल कुड सीम लाइक अ डिफीट। अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, ठीक है। और अब वॉर को रोकना बहुत बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है यूएस के सामने। यूएस गोल्स आर नॉट अचीव्ड, यूएस के गोल्स जो है वो अचीव भी नहीं हुए जो वो चाह रहा था ईरान से। पॉलिटिकल इमेज ऑफ यूएस सफर्स ग्लोबली। अब जो पॉलिटिकल इमेज जो सामने आ रही है यूएस की, वो सफ़र हो रहा है कहाँ पे, ग्लोबली। यूएस सफ़र कर रहा है ग्लोबली, सबके सामने उसकी इमेज सामने आ रही है ना। क्योंकि देखिए महंगाई अगर बढ़ जाएगी, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि महंगाई बढ़ जाए। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारे पुअर यहाँ पे लोग रहते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को खरीदना। गैस सिलेंडर आज के टाइम में आप देखें इंडिया में 4,000 रुपये तक का मिल रहा है, 4-5 हज़ार रुपये तक का। तो भाई ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को, और ये इस तरह से क्या हो रहा है, यूएस की इमेज सामने आ रही है, एक गलत इमेज बन रही है ग्लोबली। चलिए 14 पॉइंट पे आ जाइए। यूएस हैड अ रोबस्ट मिलिट्री फुटप्रिंट इन द रीजन। टुडे मोस्ट अमेरिकन बेसिस इन द गल्फ हैव बीन बैटर्ड। क्या मतलब हुआ, यूएस बेसिस हैव बीन अटैक्ड एंड डैमेज्ड, ठीक है। यूएस के जो बेसिस हैं अटैक्ड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। वीकेस्ट मिलिट्री प्रेजेंस इन गल्फ और रिड्यूसेस ऑपरेशनल एडवांटेज। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए पॉइंट वाइज मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको आंसर्स लिखने हैं, एसेज लिखने हैं, तो आपको पता होगा कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, आंसर की किस तरह शुरू करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। 15 पे आ जाइए। इन ईरान आयतुल्ला अली खमेनीज असैसिनेशन, आपको पता है इनका असैसिनेशन हो चुका है। voided his fatwa against the nuclear bomb, and its parliament is considering withdrawing from the nuclear non-proliferation treaty। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जांपल्स भी देने होते हैं। अली खमीनीज इज डेड, आपको पता है वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, असैसिनेशन हो गया था उनका। हिज एंटी न्यूक्लियर रूल नो लॉन्गर अप्लाइज, अब जो उनका जो एंटी न्यूक्लियर रूल था वो अब अप्लाई नहीं किया जाएगा। ईरान में रिकन्सिडर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट, वो ईरान के लिए कि हम डेवलपमेंट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। पॉसिबल विड्रॉल फ्रॉम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंक्रीजेस ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क। अगर इस तरह से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक ट्रीटी है, अगर उसका विड्रॉल करेगा ईरान तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क बढ़ जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और आपको इस तरह से लिखना है, समझ समझ के पढ़ना है। क्यों नोट्स वाइज, इसलिए मैंने इसको आपको ब्रेक डाउन कर दिया एडिटोरियल का, ताकि आपको जब आंसर हो, आपको लिखना हो, तो आप समझ जाएं किस तरह से आपको समझना है, लिख कर आना है। इनफैक्ट जब आपके अभी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे उसमें भी ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। करेक्ट पॉइंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कुछ भी करके आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। 16 पॉइंट पे आ जाइए। क्रूड प्राइजेस, अभी क्रूड का है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है, बात हो रही है। अंडर $80 अ बैरल बिफोर द वॉर आर नाउ होवरिंग अराउंड $114 अ बैरल। कितने प्राइजेस बढ़ गए हैं देखिए तेल के, इसी वजह से। वॉर डिस्टर्प्टेड ऑयल सप्लाई, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज शार्पली, इम्पैक्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें मैं आपको शुरू से ही बताती हुई आ रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ऑयल ग्लोबली, सप्लाई नहीं हो रही है, प्राइजेस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऑयल के, गैस के। देखिए क्रूड ऑयल से नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें बनाई जाती है, तो कच्चा तेल हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी है, हर कंट्री में सब एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमी इन्फ्लेशन, इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, वर्ल्ड की इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह होगी। चलें 17 पॉइंट पे आ जाइए। ईरान विच वॉज अंडर हैवी सैंक्शंस, सैंक्शंस प्रतिबंध, देखा याद आया आपको, ये वर्ड हिंदी वाला याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ईरान विच वॉज अंडर हैवी सैंक्शंस इज मेकिंग मोर मनी नाउ बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम सैंक्शन इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वॉर कंडीशन बेनिफिट ईरान फाइनेंशियली, ईरान को फाइनेंशियली बहुत हेल्प हो रही है। सैंक्शंस आर लेस इफेक्टिव नाउ, सैंक्शंस जो है बहुत कम हो गए हैं, इफेक्ट कम हो गया है। ईरान गेन्स रेवेन्यू डिस्पाइट कन्फ्लिक्ट, ईरान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गेन हो रहा है। This war is already a disaster for the US and Mr. Trump would worsen by its sending troops, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ,
यूएस हैज़ लॉस्ट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है वो खत्म कर दी है, उसका जो इमेज है वो भी खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। ग्राउंड इन्वेजन इंक्रीजेस कैजुअलिटीज एंड कॉस्ट। अब अगर ग्राउंड इन्वेजन होगा, ग्राउंड इन्वेजन मतलब आर्मी भेज रहा है वो थ्रू सबमरीन्स कि अब जो है लड़ाई जमीन पे होगी। अभी तो मिसाइल अटैक्स वगैरह हो रहे थे ना, ठीक है ना, अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या होगा, अब होगा ग्राउंड इन्वेजन। उस पर क्या होगा, कैजुअलिटीज और बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कुड टर्न इनटू अ लॉन्ग डिफिकल्ट कन्फ्लिक्ट। और उससे एक और प्रॉब्लम सामने आएगी कि ये जो है ना वॉर एक लंबी लड़ाई बन सकती है, डिफिकल्ट कन्फ्लिक्ट बन सकती है, ख़त्म नहीं होने वाली वॉर बन सकती है। इसलिए लोग सोच रहे हैं, कंट्री सोच रही है कि इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। कैसे, पीस सॉल्यूशंस निकाल के। चलिए 19th पॉइंट पे आ जाइए। 19th स्टेटमेंट क्या है, क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, क्या बताना चाह रहे हैं राइटर्स। द यूएस हैज़ नॉट मोबिलाइज्ड इनफ कॉम्बैट ट्रूप्स टू लॉन्च अ लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेजन। ठीक है, मिलिट्री प्रिपरेशन इज इनसफिशिएंट फॉर बिग वॉर्स, ग्राउंड अटैक में फेल और कॉज हैवी लॉसेस, एस्केलेशन रिस्की। सारी बात वही हो रही है कि अगर जैसे ग्राउंड ट्रूप भेजे गए, आर्मी भेजी गई है इन्वेजन के लिए, ग्राउंड इन्वेजन के लिए, तो क्या होगा, बहुत लॉस हो जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, वॉर बढ़ सकती है, एस्केलेशन इज रिस्की, ठीक है, ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को। मैनी आर्ग्यू, 20th पॉइंट पे आ जाइए, दैट द यूएस कुड ट्राई टू सीज सम आइलैंड्स इन द गल्फ फॉर लेवरेज, बट एनी अटैक वुड बी एक्सट्रीमली रिस्की फॉर बोथ ट्रूप्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। कुछ इससे मतलब पता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसा सोचते हैं कि यूएस जो है ना वो सीज करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है गल्फ के कुछ आइलैंड्स पे, ठीक है, इस लड़ाई की मदद से। लेकिन असल में बात क्या है वो देखते हैं। टैक्टिकल गेन्स में भी लिमिटेड, कुड प्रोवोक ईरान एंड डैमेज ट्रेड रूट्स, रिस्क ओवरवे पॉसिबल एडवांटेज। अगर ऐसा होता है, अगर जो है वो सीज करता है कुछ आइलैंड, तो क्या होगा, बट एनी अटैक वुड बी एक्सट्रीमली रिस्की फॉर बोथ ट्रूप्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। उससे क्या होगा, और अटैक्स होंगे और दोनों ही तरफ से लड़ाई और ज़्यादा हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी, और इससे अगेन इफेक्ट होगा किसको, ग्लोबल इकोनॉमी को। चलिए 21th सेंटेंस पे आ जाइए, स्टेटमेंट में आ जाइए एडिटोरियल के। मिस्टर ट्रम्प्स एस्केलेटरी रिटोरिक इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू स्ट्राइक ईरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली अंडरस्कोर्स इज डेस्परेशन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, थ्रेट्स टू सिविलियंस ब्रेक इंटरनेशनल नॉर्म्स। क्या होगा, अगर सिविलियंस को थ्रेट्स होगा, मतलब सिविलियंस मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, अगर उनको डर लगेगा, उनको थ्रेट पहुंचेगा, वो अगर डरे डरे रहेंगे अपनी कंट्री में, तो क्या होगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। शोज लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी। अब इससे क्या हो रहा है, ट्रम्प की क्लियर स्ट्रैटेजी भी नजर नहीं आ रही कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल प्रेशर एंड अर्जेंसी। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ जाएगा, अर्जेंसी बढ़ जाएगी। उसमें क्या है कि दूसरी कंट्रीज भी शामिल हो सकती हैं, जो यूएस के एलीज हैं वो, जैसे इसराइल वगैरह, और जो ईरान के एलीज हैं वो ईरान के साथ हो जाएंगे। तो ये जो वॉर है ये कहीं से भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली। 22nd सेंटेंस पे आइए, इंस्टीड ऑफ डिगिंग डीपर इनटू द होल। आ गया देखिए यहाँ पे, सॉरी ईडियम, डिगिंग डीपर इनटू द होल। ये मैंने ईडियम आपको कराया था। इसका क्या मतलब होता है, एक तो होल है ही, ठीक है, गड्ढा है, उसको और खोद रहे हैं, मतलब और डीपर जा रहे हैं, डिग कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ डिगिंग डीपर इनटू द होल, ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन मिस्टर ट्रम्प की, सिचुएशन ख़राब थी और वो ख़राब करना चाह रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन करके, ठीक है। ही मस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर अ वे आउट। मिस्टर ट्रम्प को लुक करना चाहिए, लुक फॉर आगे यहाँ पे, स्टार्ट लुकिंग फॉर, देखिए क्या करना चाहिए, बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने समझा ही दिया है आपको पूरा स्टेटमेंट, एक बार और इसको नीचे समझ लेते हैं। नोट्स, इजी नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं सेंटेंस वाइज, ताकि आपको जो है समझने में एडिटोरियल आसानी हो। डिप्लोमेसी इज नीडेड फॉर रिड्यूस लॉसेस, कंटिन्यूइंग एस्केलेशन विल वर्सन यूएस पोजीशन, स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया सारी चीज़ें ऊपर स्टेटमेंट में, फाइन। चलिए लास्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A ground attack would close even the few remaining off ramps he has, ठीक है। अब ये क्या, उसका क्या मतलब हुआ, लास्ट कंक्लूजन लाइन जो है यहाँ पे, a ground attack would close even the few remaining off ramps he has, ग्राउंड इन्वेजन लिमिट्स चांसेस ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर जो है ग्राउंड इन्वेजन होता है, अगर जो है मिस्टर ट्रम्प ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करते हैं ईरान के साथ,
तो पीसफुल रेजोल्यूशन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे उनके लिए, ठीक है। फिर ये लड़ाई रोकना, ख़त्म करना पीसफुली बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मेक्स कन्फ्लिक्ट हार्डर टू कंट्रोल। ये मैंने आपको बता दिया, कन्फ्लिक्ट को रोकना, वॉर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉर में बिकम इन्वर्सिबल, ठीक है। वॉर जो होगी वो इरिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। वॉर कैसी हो सकती है? इरिवर्सिबल हो सकती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर यूएस ने आगे बढ़ा, यूएस ने ग्राउंड इन्वेजन करा, तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट तो बढ़ेंगे, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वॉर में बिकम इरिवर्सिबल, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब फिर ईरान भी हमला करेगा, उसके साथ साथ उसके दोनों कंट्रीज के जो एलीज हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या बात कही जा रही है कि इंस्टीड ऑफ डिगर डीपर इनटू दी होल, और अंदर जाने से बेहतर है, सिचुएशन तो ख़राब हो ही गई, कर दी गई है, कि मिस्टर ट्रम्प को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये आपका 22nd पॉइंट, ये कंक्लूजन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दी होल आर्टिकल। ये बहुत मैंने मेहनत करके बनाया आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेक डाउन ऐसा किया जाए कि आप लोगों को नोट्स मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए हर सेंटेंस के, ताकि आप लोगों के लिए जो आंसर लिखने वाली चीज़ है ना, या फिर क्वेश्चन समझने की जो बात है, एमसीक्यूज जो आते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में, बहुत ट्रिकी वे में आते हैं, तो आप उनको समझ पाएँ। चलिए आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे GS2 GST के पहले डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें उनके लिख कर आना है वो हम देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट इन ईरान, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको ये सब बातें, क्या स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस जो हैं यूएस के, कहाँ पे? मिलिट्री एंगेजमेंट ईरान के अंदर। कैसे करेंगे आप? पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट, मेंशनिंग वॉर एस्केलेशन, यूएस थ्रेट्स और ईरान रिस्पॉन्स। ईरान का ये सब सिर्फ यूएस का नहीं बताएंगे आप, ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया वो भी आप बताएंगे लास्ट में। फिर आएगी बॉडी में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इश्यूज जो आ रहे हैं वो लिखेंगे, ग्राउंड इन्वेजन रिस्क, ट्रूप मोबिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ग्लोबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। इकोनॉमिक इश्यूज देख लेते हैं, राइजिंग क्रूड प्राइसेस, ये सब हमको पता है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड भी तो रुक रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सैंक्शंस, रिलीफ फॉर ईरान, ठीक है। सैंक्शंस, रिलीफ फॉर ईरान, कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इश्यूज देखते हैं, नेगोशिएशंस, कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्सेस रिपारेशंस की जो बात हो रही है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएस मतलब किस तरह से जो है स्टेटस जो है यूएस का वो नीचे गिरता जा रहा है, उसका जो फेस वैल्यू है यूएस की, ट्रम्प की, वो किस तरह से ग्लोबली नीचे गिरती जा रही है। फाइन। और आगे बढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़, यहाँ बात हो रही है फॉरेन पॉलिसीज़ की, वो किस तरह से लोग या कंट्रीज, अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, वॉर बढ़ेगी, तो किस तरह से जो नॉर्म्स है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी यूज़ जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, लिमिटेड नॉर्म्स माने जाएंगे, पॉलिसीज़ मानी जाएंगी, जो बने हुए हैं, सैंक्शंस बने हुए हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। वॉर क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। आगे देखिए, एथिकल एंड सोसाइटल इश्यूज कौन से आएंगे? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रेट्स, ह्यूमन कॉस्ट, रीजनल स्टेबिलिटी, ये सब जो है आएगा एथिकल सोसाइटल इश्यूज के अंदर, आप मेंशन करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट्स हो जाएंगे, मतलब जब लड़ाई होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन कॉस्ट, लोग भी बहुत मारे जाते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है, जो रीजन की स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसको रीडेवलप करना। तो सोसाइटल एथिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ती है, वॉर आगे बढ़ती है तो आप ये सब इस पर मैंशन करेंगे आंसर्स में। उसके बाद वे फॉरवर्ड बताएंगे, वे फॉरवर्ड और रिफॉर्म्स। वे फॉरवर्ड का मतलब मैं आपको हर बार बताती हूँ कि वे फॉरवर्ड मतलब ये नहीं होता कि आप कंक्लूड कर दें सिंपली और क्लोज कर दें। वे फॉरवर्ड मतलब कंक्लूजन ऐसे देना कि उसमें आगे एक ओपनिंग लाइन हो, सुझाव हो, सॉल्यूशंस नज़र आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताएंगे आप, emphasize diplomacy over military escalations, multilateral talks, confidence building measures, regional cooperation, ये सब इसमें आप मेंशन करेंगे। डायरेक्टिव वर्ड फोकस, ये देख लीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, evaluate both positive and negatives, not just describe events।
अच्छा, यहाँ पे जब आपके यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे आते हैं ना वर्ड्स, क्रिटिकली एग्जामिन करें, ठीक है, डिस्कस करें, ये वर्ड्स बहुत आते हैं आपके क्वेश्चंस में। इसका मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें इवेलुएट करनी होती है, बराबर रखनी होती हैं। सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बताएंगे और सिर्फ आप जो है डिस्कस नहीं करेंगे इवेंट्स को कि सिर्फ आप डिस्कस करके आ गए इवेंट्स को, नहीं, आपको इवेलुएट करनी है, एग्जामिन करनी है, अपना व्यू पॉइंट भी रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। जैसे यहाँ पे देखा डिस्कस, अब ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है डिस्कस से। डिस्कस द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस व्हेन पावरफुल नेशंस रिजॉर्ट टू यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस। अब आपको इसमें डिस्कस करने हैं चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी बताना है। कैसे बताएंगे आप? ये रहा पूरा आंसर का फॉर्मेट, पूरा पैटर्न आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, डिफाइन यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन, आप बताएंगे किस तरह से एक्शंस लिए जा रहे हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज विद यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट, थोड़े से वहाँ से एग्जांपल्स लेंगे जो वॉर हो रही है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अब वो देखिए जो आपको बताने हैं, ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस को देखकर, अंडरमाइंस यूएन या इंटरनेशनल लॉ सॉवरेनिटी नॉर्म्स, इंक्रीजेज रीजनल टेंशन, मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। मिडल ईस्ट की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़्यादातर हमले वहीं हो रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटीज़ जो है उनकी ख़त्म की जा रही है, किसकी? इसराइल की, ठीक है, यूएस की। तो हमले जो ईरान कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? गल्फ नेशंस पे ज़्यादा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, ऑयल प्राइसेस, ट्रेड डिस्क्रप्शंस। अगेन यहाँ पे जो बात हो रही है ऑयल प्राइसेस की बताएंगे आप, ट्रेड में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, ये सब मेंशन करेंगे। उसके बाद डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स बिटवीन पावर, ठीक है। डिप्लोमेटिक क्या स्टेटमेंट्स है, मतलब दो लोग, दो कंट्रीज बैठ के क्या बातचीत हुई अब तक वो डिस्क्राइब करेंगे। दो पावर्स जो हैं, दो कंट्रीज किस तरह से इसको सुझाव कर सकती हैं ये आप बताएंगे। स्टेक होल्डर्स के बारे में बताएंगे, लोकल पॉपुलेशन, रीजनल अलायंसेस, नाटो, सीजीसी और ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। इसमें बताएंगे एग्जांपल, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको मेंशन करा है। इराक वार 2003 के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, क्रीमिया एनेक्सेशन 2014 और लिबिया 2011 को आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं एडिटोरियल के साथ। उसके बाद वे फॉरवर्ड देंगे, रिफॉर्म्स के बारे में बताएंगे। वो उसमें क्या आएगा देखिए, स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, कि मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। कन्फ्लिक्ट मेडिएशन मैकेनिज्म्स, एनफोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन सेफगार्ड्स बनाए जाए, ठीक है, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन सेफगार्ड भी बनाया जाए। चलिए अब यहाँ पे बात हुई डिस्कस की। जब भी आपके क्वेश्चन में डिस्कस आया तो उसका मतलब क्या है, आपको एक्सप्लेन करने, कॉजेज, इफेक्ट, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताना है, पर्पस, प्रपोज सॉल्यूशंस देने हैं। जहाँ पे देखिए पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एग्जामिन की बात है या इवेलुएट की बात है, क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना था, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं करेंगे इवेंट्स को। और जहाँ पे डिस्कस की बात है वहाँ पे आप क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है, कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताएंगे और सॉल्यूशंस देंगे अपने हिसाब से, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेट क्वेश्चन देख लीजिए, एनालिटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, यहाँ पे पैसेज आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द यूएस स्ट्रैटेजी इन ईरान। जल्दी से रीड आउट करें 4 ऑप्शंस, आप मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इस क्वेश्चन का। आई एम गिविंग यू ओनली हाफ अ सेकेंड। रीड आउट द क्वेश्चन, रीड आउट द ऑप्शंस ऑल्सो ABCD and write your answers in the chat box fast. So correct answer of this question is B, ठीक है। US strategy involves both diplomatic talks and preparation for military escalation। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए 5B, एडिटोरियल एनालिटिकल समरी है। ये किस तरह से आप जो है इस एडिटोरियल की समरी लिख सकते हैं। समरी मैंने आपको क्यों दी है? क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज राइटिंग में एसेज, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह आते हैं। इनफैक्ट आपको जो जीएस के आंसर्स हैं उसमें भी किस तरह से आपके फॉर्मल टोन में आपको आंसर लिखने हैं। राइटिंग स्टाइल आपका बेस्ट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल वोकैबुलरी के साथ, बहुत हाई लेवल या बहुत हाई एलाइट वर्ड आपको यूज़ नहीं करने।
किस तरह से आप लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इसी एडिटोरियल पे, देखते हैं। The editorial provides a nuanced critique of the US strategy in Iran, highlighting the structural risk of military escalation alongside the complexities of diplomatic negotiations. It underscores the need for a pragmatic approach that balances geopolitical objectives, economic stability, and global security imperatives. छोटी सी बात मैंने यहाँ पे कर दी है आपके लिए, प्रिसाइज कर दिया है, समरी लिख दी है पूरे एडिटोरियल की। इसमें सारी बातें वही आ गई हैं जो अभी हमने देखी हैं, समझी हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बना के हमने ब्रेक डाउन जो किया था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रिसाइज राइटिंग आ सकती है किसी भी टॉपिक पे, फाइन। और जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स आती हैं आपके इंग्लिश कंपल्सरी पेपर में, ऐसे पेपर्स में ऐसे राइटिंग आता है, तो आपको किस तरह लिखना है, इस तरह से आपको लिख कर आना है, फॉर्मल टोन वोकैबुलरी यूज करनी है। पार्ट 5C पे आ जाइए, किस सिलेबस में आता है ये वाला टॉपिक आपका, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, GS2 और GS3 के पेपर में, एग्जाम में ये वाला जो करंट अफेयर है, एडिटोरियल है, ये आपका यूज हो सकता है। और इसमें क्योंकि ये सारी बातें इसमें यूज हुई हैं, इंटरनेशनल रिलेशन है, सिक्योरिटी है, फॉरेन पॉलिसी, ये सब बातें इसमें आई हैं। चलिए, यूपीएससी मेंस ऐसे थीम्स देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आ सकते हैं आपके, या आते हैं। फर्स्ट थीम इसी एडिटोरियल पे, इसी टॉपिक पे, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी वर्सी मिलिट्री एस्केलेशन। कहाँ पे आएगा ये आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, अगर ऐसे पेपर या फिर ऐसे पेपर में आपको ऐसे लिखना हो, क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। क्रिटिकली एनालाइज the effectiveness of combining coercive military measures with diplomatic negotiation and resolving international conflicts with reference to contemporary examples। अभी के एग्जाम्पल देने, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आपको देने। सेकंड थीम देखिए, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये थीम हो सकती है। और कहाँ पे आएगा आपके GS3 इकोनॉमी सिक्योरिटी के पेपर में, या फिर ऐसे पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इवेलुएट हाउ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यूजिंग रीसेंट केस स्टडीज। अभी की आपको केस स्टडीज उठा के ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, बतानी है, और ये सब मैंने आपको एडिटोरियल में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, जो पॉइंट वाइज मैंने ब्रेक डाउन करा था ना, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। आप रिकॉर्डेड भी मेरा अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो का, वो भी देखिएगा। पॉइंट्स बनाने का मतलब यही है कि आप भी जो है नोट करें, पॉइंट यूज करें, इस्तेमाल करें अपने आंसर्स में, ऐसे राइटिंग में। चलिए, थीम 3 पे आ जाइए, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी रिस्क इन फॉरेन स्ट्रैटेजी। कहाँ पे यूज होगा? GS2 गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी, या ऐसे पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, साइटिंग एग्जांपल्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो हो रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके आपको एग्जांपल देते हुए ये सारी बातें आपको समझानी है, बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स स्टाइल्स MCQ देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल फॉर्मेट के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, कैसे आते हैं आपके प्रीलिम्स में MCQs, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। जल्दी से यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस हैं, आपको कंसिडर करना, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपके ऑप्शंस हैं। रीड आउट करिए, मुझे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, आपको मैं फिर आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर है इसका A, वन ओनली, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही है। सेकंड MCQ पे आ जाइए, द स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों जरूरी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे लिए, बताएं। ABCD, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताएं क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, आपको पता होना चाहिए। ये जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट वाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा ये वाटर वे है जहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। आंसर क्या है इसका? B, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू इट। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ रही है थर्ड MCQ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बाय द स्टेट इज कॉन्फ्लिक्ट वुड बी लीस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन ग्लोबली। बताएं, इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से मुझे आंसर करें चैट। सो आंसर इज C, थ्रेटनिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनिमी टेरिटरी।
फाइन। फोर्थ एमसीक्यू पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कोएजिव डिप्लोमेसी एज सीन इन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। फोर ऑप्शंस आर हियर, गिव मी द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। आंसर इज बी, कंबाइनिंग थ्रेड्स टू, नानी को दिया, नानी को देखो। So answer is B, combining threats of military action and diplomatic negotiation. ठीक है, this is the right answer. Question number 5. Consider the following effects of prolonged international conflicts. These are the three statements in front of you. जल्दी से आंसर करके मुझे बताएं कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपके अकॉर्डिंग, ए, बी या सी, डी। इसी तरह से आपके आंसर्स आपको देने हैं, क्वेश्चंस आपके आएंगे, चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट मेरे सामने बैठा हो यहाँ पे, एसएससी का, यूपीएससी का। देखिए आप क्या करना है, आपको कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स, आपको ये इफेक्ट्स दे रखे हैं और प्रोलॉन्ग इंटरनेशनल, अगर लड़ाई बढ़ती है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबी हो जाती है, बढ़ती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, तो बताइए इसमें से कौन से जो है स्टेटमेंट सही हैं आपके अकॉर्डिंग, इफेक्ट्स आपको दे रखे हैं। Which of the statements can be inferred from the editorial? Write your answer in the chat box fast. I want your answers. So answer is B, 1 and 3 only. फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल बताइए पैसेज का क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या सूटेबल टाइटल आपको लगता है होना चाहिए इस एडिटोरियल का। फोर ऑप्शंस आर गिवन, राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। So correct answer is B, going downhill on the Iran war US strategy is the suitable title। ठीक है, यही suitable लग रहा है टाइटल। चलिए, what is the main idea of the passage, क्या है मेन आइडिया पैसेज का। These are the four options। देखिए एडिटोरियल को ब्रेक डाउन करके पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको ये क्वेश्चन जो है इन डेप्थली समझ में आ जाए जब मैं यहाँ पे कराने आपको आऊँ लास्ट में। ठीक है, क्या आइडिया है पैसेज, क्या आपको क्या आइडिया मिलता है, जल्दी से आंसर करिए मुझे चैट बॉक्स में। इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना, सो राइट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट यूएस थ्रेट्स टू ईरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या निकलता है कंक्लूजन पैसेज में से कि यूएस किस तरह से थ्रेट कर रहा है ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। सिविलियन मतलब जहाँ लोग रहते हैं, सिविलियंस लोग। फोर ऑप्शंस है, जल्दी से मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में। जो मुझे आंसर कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, एंड आई वांट एवरीबडी टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस राइट नाउ। सब आंसर करें मुझे, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग पैसेजेस की। ठीक है, करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है बी, दे इंडिकेट यूएस डेस्परेशन एंड एस्केलेशन रिस्क। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द वर्ड एस्केलेटरी इन द पैसेज मींस, एस्केलेटरी का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में वोकैबुलरी में, राइट। जल्दी से मुझे बताएं क्या मतलब होता है एस्केलेटरी का, आप सबको पता होना ही चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, वर्स हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, क्या टोन है आपके अकॉर्डिंग ऑथर की। हमने पूरा एडिटोरियल समझा, ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको जो ऑथर हैं, आज के राइटर हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, वो किस टोन में बात करना चाह रहे हैं, किस टोन में एडिटोरियल लिखा है। क्रिटिकल है, पॉजिटिव है, सार्कास्टिक है या न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू मी क्रिटिकल है वैसे तो, बाकी आप बताएं, आंसर करें जल्दी से, क्या हो सकती है आज के आर्टिकल की टोन। आंसर इज ए, क्रिटिकल टोन है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, क्रिटिकली बात कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, ईरान के भी और यूएस के भी। और क्या हो सकता है अगर
वॉर बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी सामने हमारे आ रही है बात। फ्यूचर की बात भी हमारे सामने आ रही है ना, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो भी हमें पता लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपेंड इन द प्रिंस सुल्तान एयरबेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको समझाया था कि हाल ही में सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस में क्या हुआ है, ये आपको पता ही होना चाहिए आंसर इसका, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको एडिटोरियल। ये आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी से मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में। आई एम सीइंग, मैं भी देख रही हूँ कौन मुझे रिप्लाई कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, जिन्होंने मुझे आंसर किया है। क्या है इसका आंसर? बी, ईरानियन स्ट्राइक्स डैमेज्ड एंड E3 सेंट्री AWACS एयरक्राफ्ट एंड KC-135 टैंकर्स। फाइन। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जल्दी बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है पैसेज को देखते हुए। ABCD आंसर करें मुझे चैट बॉक्स में। फाइन, आंसर इज बी, ईरान डिमांड्स वॉर reparations and guarantees against future attacks. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज। ऑथर ने क्यों लिखा है आज का जो पैसेज है, इतना अच्छा उन्होंने आज पैसेज लिखा है, करंट अफेयर पे है जो ग्लोबली चल रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वॉर बढ़ती है। आप सोचिए कितनी महंगाई हो जाएगी, और कितने जो गैस के प्राइस हैं, ऑयल के प्राइस हैं, कितने वैसे ही हाई हो चुके हैं और हाई हो रहे हैं। इसकी वजह से ट्रेडिंग को भी इफेक्ट हो रहा है। फाइन, तो क्यों लिखा है आज का आर्टिकल पैसेज राइटर ने, जल्दी से मुझे आंसर करें। 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, ABCD। तो करेक्ट आंसर इज ए, टू इन्फॉर्म एंड क्रिटिकली, फाइन, टू इन्फॉर्म एंड क्रिटिकली इवेलुएट द US स्ट्रैटेजी ऑन ईरान। ठीक है, इसलिए लिखा है क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए US और स्ट्रैटेजी ईरान के ऊपर, इन्फॉर्म करने के लिए, ये याद रखिए आप, टू इन्फॉर्म एंड क्रिटिकली इवेलुएट, इन्फॉर्म भी करा जा रहा है लोगों को और क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए US की स्ट्रैटेजी ईरान के ऊपर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड रॉबस्ट इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू। रॉबस्ट का मतलब क्या है, सिनोनिम बताइए जल्दी से रॉबस्ट का मुझे। ये वर्ड भी मैंने काफ़ी बार आपको कराया है, एडिटोरियल में भी कराया है, और इनफैक्ट मैं आपकी दूसरी जो क्लासेस लेती हूँ ग्रामर की, वोकैबलरी की, स्पेशली वोकैबलरी, मैंने ये वर्ड आपको कराया है। वीक हो सकता है, नहीं, स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल, मिनिमल, रोबस्ट। रोबस्ट क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, जल्दी से आंसर करें आप। A, B, C या D, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज बी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। जो एडिटोरियल अभी हमने पढ़ा समझा, वो देखते हुए आपको बताना है इसमें से कौन सी लाइन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। रीड द 4 ऑप्शंस एंड गिव मी द राइट आंसर। सो आंसर इज सी, ईरान इमीडिएटली कंप्लाइड विद ऑल US डिमांड्स। ऐसा नहीं है, ईरान जो है US की सारी डिमांड्स को नहीं माना। उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी रखे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फॉलो करेंगे, और हमें कंपनसेशन चाहिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो गया है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स उसने रखे हैं, US की सारी डिमांड्स को उसने फॉलो नहीं किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल। समझ में भी आया होगा आपको, इस तरह से मैंने जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, नोट्स बना के आपको समझाया है, तो इसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो का मेरा। ये तो लाइव सेशन था, डेली मैं 9 o'clock ही आपका लाइव सेशन रखूँगी एडिटोरियल का। और आई होप यू अंडरस्टूड ऑल वेल, समझ में भी आया होगा आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ, उनको भी इन्फॉर्म करें कि देखिए करंट अफेयर्स को समझना सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। I will be meeting you in the next video with the next topic with the next
करंट अफेयर क्या चल रहा है हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे नई वीडियो मिलूंगी, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।